नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मानव। और आज मैं बात करूंगा मेरी जर्नी कि मैं नास्तिक क्यों बना और कैसे बना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो मेरा जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ है। और मैं ओबीसी कैटेगरी में आता हूं। और मैं वैसे जाति से लोहार हूं। और मैं विश्वकर्मा टाइटल लगाता हूं। तो दोस्तों मैं भी एक सामान्य जो हिंदू परिवार में एक लड़का बढ़ता है सीखता है वैसे मैंने सीखा। मैं भी नॉनवेज कंज्यूम नहीं करता था और लगभग जब तक मैं 12वीं क्लास तक था तो नॉनवेज नहीं कंज्यूम किया। और उसके बाद मैं 2020 में बनारस आ गया पढ़ाई करने के लिए, बीएससी करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद से मेरी रुचि जो है थोड़ी सी आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ी। और मैं बनारस की गलियों में घूमता, घाटों पर जाता, वहाँ की चीज़ों को देखता समझता। तो वहाँ से एक कहें कि ईश्वर को जानने की एक आशा जगी और बहुत सारा मन में उथल पुथल चलने लगा। पता नहीं अजीब सा मुझे लगा ईश्वर है भी या नहीं उस पर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था सामने और उन सबको देखने से यही लगता था कि शायद ईश्वर नहीं है या ईश्वर है मुझे पता नहीं है। और एक कॉन्फ्लिक्ट जो मेरे मन में चलने लगा उसको ख़त्म करने के लिए मुझे दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ा। तो मुझे पता चला, एक दो भैया थे बताया कि तुम राजीव दीक्षित जो कि यूट्यूब चैनल पे उनका वीडियो था तो उनको देखो तो तुम्हें हिंदू धर्म या जो कुछ फिलॉसफीज हैं विवेकानंद को सुनो और ओशो को सुनो। हाँ, मैंने जब ओशो को पढ़ना चालू किया, एक भैया थे मेरे रूम के बगल में रहते थे। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ कि वो रूम साफ़ कर रहे थे तो उनके अलमारी में बहुत सारी ऐसी किताबें पड़ी हुई थी। तो उनमें से बहुत सारी मैगजीन वगैरह थी जो बुकलेट टाइप की थी। तो वो फेंक रहे थे और बोले कि देख लो यार अरुण, तुम्हारे काम की अगर कोई चीज़ हो तो इसमें से ले लो, नहीं तो हम कबाड़ी वाले को इसको बेच देंगे। तो मैं बहुत सारी ऐसी किताबें ऐसे छांट रहा था तो उनमें से बहुत सारी किताबें ओशो की मुझे मिली। और एक उस पर टाइटल लिखा हुआ था कि संभोग से समाधि। तो मैं सोचा ये क्या चीज़ है, क्योंकि अब देखो उम्र ऐसी है कि वो सभी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं जो समझ रहे हो आप कि क्या है संभोग, क्या है ये सब वो सब। अब लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन वगैरह ये सब चीज़ें क्या है, इनको समझने का मन करता था कि इनको समझो आखिर मैं क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ। और मैं उन चीज़ों वैसी चीज़ें मेरे मन में क्यों आ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उनको यही बताया जाता है कि ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर मन में विचार आ रहा है तो इसका मतलब आपके मन में पाप आ रहा है या जो भी है। क्योंकि यही कॉमन मिथ है, लोग सब छुप छुप के ये सब चीज़ें करते हैं और बताना भी नहीं चाहते ना, तो वो स्वीकार करेंगे आप उनसे अगर सामने से पूछेंगे। और तो वो मैंने वहाँ से उठाया, उसको पढ़ना चालू किया और ऐसी ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें उसमें लिखी हुई थी कि मैं पढ़ के हैरान। क्योंकि मेरी जो अच्छा एक बात और थी उसमें, जो जाति से जुड़ी हुई चीज़ें थी कि जाति कैसे बना और जातियों का कैसे शोषण किया गया हिंदू धर्म में। तो उन सबको भी पढ़ने को मिला, वहाँ से बहुत जानकारी मिली कि कुछ लोग क्यों ज़्यादा रिसोर्सेज पर कब्जा किए हुए हैं, कुछ लोग के पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, लिटरली वो खाने के लिए भूखे मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया आखिर ऐसी क्यों बनी हुई है कि एक तरफ अमीर हैं जो कि कुछ मुट्ठी भर हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं और जो खाए बगैर भी मर रहे हैं, उनके पास खाना तक नहीं है। मतलब लिटरली मैं क्या बताऊँ। तो उन सबको पढ़ने पे मुझे बहुत नॉलेज मिला और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पहली बात तो मुझे नास्तिकता के बारे में कुछ पता ना था नहीं, लेकिन वही कुछ ओशो के शब्द सुनते सुनते धीरे धीरे कुछ शब्द पढ़े। नाइलिज्म क्या है, नास्तिकता क्या है, एथिज्म और स्पिरिचुअलिटी और गॉड है कि नहीं है। क्योंकि ओशो क्लियर कहते नहीं है गॉड है कि नहीं, किसी बात में कहेंगे गॉड है फिर अगली बार बोल देंगे नहीं है। तो मन में अच्छा उनकी ये बातों से क्या होता है, आदमी डिपेंड कर नहीं कर सकता है नहीं है, उसको दोबारा फिर से एग्जामिन करना पड़ेगा। मतलब वो ऐसी स्टेट में आपको लाके छोड़ देंगे ताकि बोलेंगे बेटा अब इसके बाद तू चला जा आगे, अब मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। दोनों रास्ते बता देंगे, एक तरफ देख उधर गॉड जाना है, एक तरफ उधर है कोई गॉड नहीं है, अब चूज कर किधर जाना है कि यार पढ़ना है तुमको। वो वाकई में वो खोल देते हैं दिमाग को, मतलब। और जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ होता है संभोग, या जिसे हम SEX कह सकते हैं यानी कि सेक्स। तो उस पर भी वो लोग खासकर ओशो बहुत बात करते हैं। तो अच्छा उनको पढ़ने के बाद ये होता है कि जो इंसान है अपने आप को जानने लगता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वही बातें करते हैं जो उसके मन में चल रही होती हैं। ऐसी मन को पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि मुझे कोई पढ़ रहा है सामने से।
मतलब मेरे मन के अंदर की चीज़ों को पढ़ रहा है, वो सुन के बड़ा अच्छा लगता है और मन करता है यार क्या मतलब क्या बोल रखा है यार, कोई तो है जो हमारे बारे में सोचता है। तो उनको पढ़ा वहाँ से, वो जानकारी मिला। फिर लगा कि यार उनकी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग बातें भी पता चली कि वो किस तरीके से उनके वो आश्रम में वगैरह ये सब होते थे, या पता नहीं सत्य है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ऐसी अफवाहें भी मैं सुना। अच्छा क्या होता है कि किसी भी फिगर या जो भी पब्लिक फिगर है या किसी जिसको महान मानने लगते हो कुछ समय के लिए, उसके बारे में अगर बुरी बातें पता चलती है तो जो आदमी होता है एक टूट सा जाता है कि यार मैं इसको इतना मान रहा था, पूज रहा था, इसकी बातें इस चीज़ पर इतनी सुन रखी थी, ज्ञान दे रहा था, लेकिन वो कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कर रखा है जिससे कि आपको विश्वास ही नहीं होता है। तो एक बात वहाँ से ये हुई कि इस फिगर को सुनने के बाद इस जो भी ओशो हैं, एक इनकी कुछ नेगेटिव साइड भी पता चली। तो उससे क्या होता है कि आदमी का दिमाग एक बैलेंस में आ जाता है। पहले तो मेरा मन में बहुत अच्छा अच्छा उनके बारे में ख्याल आता था, क्या इंसान थे भाई, क्या थे, अभी भी उतना ही सम्मान है, लेकिन एक बैलेंस पर्सपेक्टिव आ गया मेरे दिमाग में कि हाँ भाई कोई भी इतना बड़ा हो सकता है, उसके बाद नेगेटिव भी हो सकता है। और उससे क्या होता है मेरा अहंकार टूटा कि मैं किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें जो गलत है उनको छिपाता नहीं हूँ, कभी भी उनको मैं सामने रख पाता हूँ, मैं अपने बारे में भी रख पाता हूँ। तो इससे मुझे पता चलता है कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति है, उसकी लाइफ में कुछ घटनाएं अगर बुरी हुई है या सही हुई है, या अच्छा किया है बुरा किया है, हमें दोनों बातें जानने का अधिकार रखना चाहिए और जानना भी चाहिए। और एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, ना कि एक ही साइड लेके बहुत ज़्यादा उड़ना चाहिए, कोई मतलब नहीं होता इन सब चीज़ों का। मेरी लाइफ भी, मैं अपनी बचपन की याद करता हूँ तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ कर रखी हैं, और जब मैं उनको सुनता हूँ तो लगता है भाई कि हाँ नहीं, मुझे भी बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना चाहिए और जो सत्य है उसको सामने रखना चाहिए ताकि लोग सीखें। मुझे महान मानने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को मैं महान मानना चाहता हूँ। और महान मानने में यही प्रॉब्लम है कि उसकी जो कुछ खामियां हैं वो मैं नज़रअंदाज कर दूंगा या करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैं उनको ओशो को महान नहीं मानता, एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ और बुरा व्यक्ति भी मानता हूँ एट द सेम टाइम। और उनकी अच्छी बातों को भी सामने रखता हूँ, बुरा बातों को भी सामने रखता हूँ। होता नहीं कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, रहता है कि इस चीज़ का डिसएडवांटेज क्या है और उसके पैरेलल में एडवांटेज क्या है, दोनों साथ में लिख दो। यही सब करो लाइफ के साथ। तुम भी लिखो किसी व्यक्ति के बारे में, अगर तुमको उसकी 10 बातें अच्छी लगती हैं, 1-2 बातें बुरी लगती हैं, तो भी लिख दो साइड में, बता दो लोगों को कि हाँ भाई ये भी है, ताकि लोगों को बैलेंस पर्सपेक्टिव पता चले। अब फिर उसके बारे में जो अपना मन बनाना चाहे बनाए। तो ओशो को सुना, फिर एक आचार्य प्रशांत थे तो मैं उनको सुनने लगा, बड़ी अच्छी बातें उनकी लगती थी, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें मुझे लगती थी। वो हर बात को, जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उसको सामने रखते तो ज़रूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो सॉल्यूशन के रूप में बोलते थे कि ये हिंदू धर्म की कुछ किताबें हैं, वेदांत है, गीता है, या जो भी बोलते थे कि इनको तुम पढ़ो, इनसे जानोगे। मैं कहता हूँ इन पुरानी किताबों में क्या रखा है नॉलेज, और अगर आप जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको डील बता ही दे रहे हो तो उसके पढ़ने की ज़रूरत क्या है उस किताब को। मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। जिस वेदांत की आप बात कर रहे हो उसकी कितने लोग पढ़ रहे हैं, और हिंदू धर्म में तो एक वर्ण उसको पढ़ने के लिए ही पूरा समर्पित है, वो पढ़ ही रखा है, हजारों साल से वो चीज़ वो पढ़ रखा है। लेकिन क्या उसने बहुत सारी काम गलत नहीं किए हैं? गलत किए हैं, जाहिर सी बात है, और हिस्ट्री पूरी भरी पड़ी है उससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें उन्होंने गलत किया तो उसकी वजह से वो किताब गलत है, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो इतने हजारों साल तक हजारों करोड़ों लोग उसको पढ़ें फिर भी उनका भला नहीं हो पाया, ना कोई उनमें से भला व्यक्ति निकला जो कि जो समाज में चल रही कुरीतियों प्रतियों को उनको खिलाफ खड़ा हो। तो मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा ऐसी किताब को, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ होगा, आई डोंट बिलीव डैट। तो ये बात हुई। फिर मैंने थोड़ा से प्रशांत, आचार्य प्रशांत की तरफ से भी थोड़ा सा मन उठ गया, फिर मैं वेस्टर्न फिलोसफीज की तरफ मुड़ गया। तो वेस्टर्न फिलोसफी की एक मैं किताब भी खरीद रखा हूँ, एक तो मेरे पास होगा तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक किताब है, शायद दिख रहा होगा आपको, ये है आपका अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो ये बहुत मोटी सी किताब है, इंग्लिश में है पूरी, तो ये मैं पढ़ा था। और एक किताब है स्टीफन हॉकिंग की, आप देख पा रहे होंगे, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, तो ये मैं पढ़ा। और ये 2 किताबें पढ़ने के बाद मेरा दिमाग खुला तो मैं एक और किताब पढ़ा, और मैं एक है साइंस जर्नी की किताब, यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो मैंने ह्यूमन विद साइंस, जो कि एक बहुत ही रेशनल विचारक थे, क्योंकि अभी तो नहीं है, उनका देहांत हो चुका है,
मैंने उनको पढ़ा और वहाँ से काफ़ी जानकारी मिला। वहाँ से एक बैलेंस पर्सपेक्टिव मेरे लाइफ में मिलना चालू हो गया। और उसके साथ ही मैंने सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ा, ह्यूम को पढ़ा, और क्या नाम है, ब्रथेल, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट, एक यूके के बहुत अच्छे मानी ब्रिटिश फिलोसफर थे, उनको पढ़ा। फिर अल्बर्ट कैम्यू को पढ़ा, फ्रेड नीचा को पढ़ा, और बहुत सारे ऐसे एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफीज को पढ़ा जिसने मेरा दिमाग एकदम हिला कर रख दिया। मतलब ऐसे पढ़ता था तो लगता था पता नहीं क्या है दुनिया। मुझे खुद से भरोसा उठने लग गया। मुझे याद है कि मैं बीएचयू के लाइब्रेरी में बैठा था और मैं किताब पढ़ रहा था और वेस्टर्न फिलोसफी ही पढ़ रहा था, और एक ऐसा अंदर से इंसाइट हुआ, पता नहीं क्या अजीब सा हुआ कि मुझे लगा मैं दुनिया में हूँ भी या नहीं। मैं वहीं बैठा रह गया और मुझे अजीब सा फील हुआ। मतलब एक ऐसा फील हुआ क्योंकि मैं उसी किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई तो मैं उसको फॉलो करता गया। उसमें लिखा था कि कोई अटैचमेंट मत रखो। मैंने सारी अटैचमेंट तोड़ दिया। मैं अपने मम्मी पापा को भूल गया, मैं अपने भाई को भूल गया, मैं अपनी फैमिली को भूल गया, मैं किस धर्म का हूँ, क्या हूँ, सब भूल गया। मैं इंसान हूँ ये भी भूल गया। मतलब अपने आप ब्रेन से उसको डिटैच करता चला गया और एक ऐसी स्टेट में जा पहुँचा जहाँ से लगा कि पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है मेरे साथ। और उसमें एक और चीज़ बताया था कि जो तुम सोचो कि तुम एक डेथ की स्टेट में जा रहे हो तो क्या करोगे। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मैं केज में, एक पिंजड़े में बंद हूँ और वो पिंजड़ा मेरा शरीर है और कभी भी खत्म हो सकता है और मैं इस पिंजड़े में कैद हूँ और तब तक मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ जब तक इस शरीर यानी पिंजड़े में हूँ। ये पिंजड़ा जैसे ही कोलैप्स कर जाएगा मैं भी कोलैप्स कर जाऊँगा। जैसे कि एक चिड़िया है और पिंजड़ा है। पिंजड़ा को अगर आप ऊपर से दबाएंगे, तोड़ देंगे तो वो मुर्गी या जो भी उसके अंदर चीज़ है, पैरट वगैरह, वो भी क्रश हो जाएगा उसके साथ। तो पिंजड़े के अंदर अगर तोता है तो अपने आप को बंद तब तक महसूस कर रहा है जब तक पिंजड़ा है उसके पास, और पिंजड़े को अगर आप खोल देंगे तो बाहर निकल जाएगा। तो मैं वही रास्ता तलाश कर रहा था कि मैं इस शरीर से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि ये शरीर नश्वर है और ये जन्म हुआ है और एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब मुझे समझ आया कि मैं करूं क्या। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे ये लाइफ जीना ही पड़ेगा। मैं मरता भी हूँ तो भी इसके शरीर को ही डिस्ट्रॉय करूँगा। मैं जीते जी तो निकल नहीं सकता, मैं मरने, मतलब अजीब बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें आने लगी। मुझको लगा पता नहीं दुनिया सत्य है क्या। फिर मैं बहुत डीप स्ट्रेस में चला गया, एकदम कह सकते हो कि फ्रस्ट्रेशन में, कि आखिर लाइफ मुझे क्यों मिली है, मैं ये लाइफ को क्यों जी रहा हूँ, मैं किसी का गुलाम क्यों हूँ। मुझे लगता था कि ईश्वर ने मुझे गुलाम बना के यहाँ भेज दिया है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। वो जब चाहे मुझे मार सकता है और जब चाहे मुझे लाइफ दे सकता है। और ऐसा लगता था कि मतलब मैं गुलाम से भी ज़्यादा गुलाम हूँ। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। और उसके बाद से मैं फिलोसफी में एग्जिस्टेंशियलिस्ट और निहिलिज्म, मतलब तमाम तरीके के जो एकदम नस्वरवाद फिलोसफी है जिसमें मतलब दुनिया है नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हो नहीं हो, ऐसी चीज़ें पढ़ने लगा। और उसके अलावा और गहरी फिलोसफी पढ़ा। और मैं पढ़ता ही नहीं था, मैं उसको जीने की कोशिश करता था, महसूस करना चाहता था। एक बार एक इंसिडेंट हुआ कि मैं मीट तो खाता नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो लोग बोले कि मीट खाया करो, नहीं खाते हो क्या। तो मैं तो शुरू में यहाँ 3 साल 2 साल तक नहीं खाया, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट किया। और जब मैं खुद से जाके खरीद के खाता था, मतलब सामने से कटवाता था और फिर उसको लेकर के आता था और बनाने की कोशिश करता था, और वो एक अंदर से फीलिंग आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अब फिलॉसफी पढ़ रखा हूँ, मुझे पता है कि इसके अंदर भी लाइफ है, और अगर मैं एक लाइफ को किल कर रहा हूँ और अगर साइंस कह रही है कि ऑल लाइफ्स आर कनेक्टेड, मैं बेसिकली इवोल्यूशन हुआ है सबका, और वो एक सिंगल सेल, यानी सिंगल सेल हम लोग सबका एक तरीके से फोर फादर है, एंसेस्टर है। तो उस सिंगल सेल से बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, उन्हीं से फिर हम एक चेन है, एक पेड़ जैसे ब्रांच है। तो मैं क्या एक दूसरे को ही खा रहा हूँ। या अगर कॉन्शियस लेवल पे देखा जाए तो मुर्गी के अंदर भी लगभग थोड़ी बहुत तो कॉन्शियस है ही, क्योंकि जब मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ तो वो चिल्लाती है, डरती है मुझसे। तो एक तरीके का फियर, एंगर तो दिखाई रही है, कभी गुस्सा भी हो जाती है। मुर्गा देखो गुस्सा हो जाता है, आपकी तरफ दौड़ता है मारने के लिए, आपको काटने के लिए। तो मुझे लगता था कि यार मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। अभी भी फील आता है
कि यार बहुत सारी मैंने गलत किया, लेकिन जब ऐसी चीज़ें मैं हर चीज़ पे लगाने की कोशिश किया कि जैसे एक चींटी है, मैं चल रहा हूँ, मेरे पाँव के नीचे आके दब गई, तो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई मेरी वजह से। आई एम द रीजन। और मैं ऐसी हर चीज़ में देखने लगा कि मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, हर जगह कोई न कोई लाइफ फॉर्म जो कि नेचर में है वो डिस्ट्रॉय हो रही है बिकॉज ऑफ मी। और मेरे अंदर क्योंकि ये गिल्ट आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचता था क्या वो जो चींटी है, क्या वो मुर्गी है या कोई और जानवर जैसे शेर, क्या शेर के अंदर भी गिल्ट आता होगा कि उसकी वजह से वो लाइफ जो बकरी है उसने उसको खाया। और क्योंकि पास शेर के पास चॉइस नहीं है, तो क्या वो भगवान से कंप्लेन करता होगा कि यार मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी कि मुझे हर दिन किसी नन्हे बछड़े को मारना पड़ता है या नन्ही बकरी को मारना पड़ता है, उसकी बेटे से मुझे या उसकी जो बच्चे हैं उससे उसको, मतलब मैं बकरी को खा जाता हूँ, उसके बच्चे भूखे मरते हैं, या मतलब उसकी माँ को छीन लेता है एक तरीके से। बकरी को अगर तुम खा रहे हो तो उसके अगर छोटे बच्चे पैदा हुए हैं तो उसको तुम अलग कर रहे हो, और उससे बड़ा पेन कुछ नहीं हो सकता। हम सभी लोग बचपन में होंगे और आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है तो माँ से उसका अटैचमेंट अलग ही लेवल का रहता है और वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो क्या मैं सोचता हूँ कि शेर भी ऐसी चीज़ें सोच रहा होगा? मैं बस थिंक कर रहा हूँ। और अगर हाँ, तो वो कैसे अपने आप को गिल्ट से मुक्त करता होगा, या फिर उसके पास कॉन्शियसनेस ना हुई हो? तो क्या हम उसको एक नॉन लिविंग बोल सकते हैं कि अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो नॉन लिविंग है? आई डोंट नो, बट मुझे लगता है भाई मैं एकदम पागल सा हो गया कि मुझे क्या है दुनिया है भाई। और एक तरफ कॉलेज और ये कॉलेज एग्ज़ाम ये सब चीज़ें मुझे एकदम व्यर्थ लगने लगा। एकदम लगने लगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, ये मेरा लाइफ का पर्पज है जो किसी ने डिफाइन करके बता दिया, कॉलेज पढ़ो, ये करो वो करो। मैं कहा कि लाइफ को क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कोई लोग? इतने सारे लोग हैं, 8 बिलियन लोग हैं अर्थ पर, उसमें से कुछ लोग जो है कि सिर्फ लाइफ को समझना चाहते हैं, बाकी सब लोग सिर्फ खा रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके बाद उनकी लाइफ एंड हो जा रही है। और वो केयर भी नहीं करते क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, वो सेंसिटिव भी नहीं है इस मुद्दे पर। तो मुझे लगता था कि क्या है ये, एकदम अजीब लगने लगा कि लाइफ मुझे मिली ही क्यों है, मैं इस लाइफ को क्या नाम दूँ, इससे मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ 70-80 साल के टाइम है। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ लगता था कि मैं सिर्फ सन 2000 के आसपास, सन 2001 में पैदा हुआ हूँ, तो बिफोर 2001 क्या हुआ होगा और आफ्टर जब मेरा एंड होगा तो क्या होगा, मैं नहीं जानता, नहीं जान सकता हूँ। मैं बस किताबों में पढ़ सकता हूँ, और मैं सोचता था कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री जहाँ तक है उसके पहले क्या हुआ होगा वो कैसे कोई जानेगा। रिकॉर्डेड हिस्ट्री मतलब आज से करीब 2000-4000 साल पहले की, तो हमको कुछ न कुछ बातें पता हैं और कुछ हमारे पास उनकी एविडेंसेस हैं। बट बिफोर, उसके बाद क्या पहले क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, कोई इंसान दुनिया का नहीं जानता है, शायद कोई इंसान नहीं जानता होगा क्योंकि कुछ पता ही नहीं होगा। और मान लो मेरी लाइफ एंड हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा और अर्थ के साथ क्या हो रहा होगा, क्या कोई देख पाएगा, क्या कोई इसको समझ पाएगा? क्योंकि जो आज हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो डेवलपमेंट तभी ना है जब तक तुम्हारी लाइफ है। तुम्हारी लाइफ खत्म तो डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में दिन भर 30 साल 40 साल तक पढ़ाई करता है और फिर सोचता है कि एक जॉब मिलेगी और फिर वो सेटल होगा, इतनी बड़ी बड़ी होप लेकर हम तो 10 साल की प्लानिंग करके चलते हैं, 20-20 साल की प्लानिंग करके चलते हैं, मिलेगा क्या हमको? और कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक ही तो लाइफ है यार, इसको जियो, इसको जानो, लोगों को बताओ कि लाइफ है क्या, लोग समझें जाने, ताकि दुनिया में आप अकेला ना महसूस करो। सबसे बड़ा फियर जानते हो दोस्तों, यही अकेलापन है, लोनलीनेस। और उससे भी बड़ी बात है कि एक लगता है पिंजड़े में कैद हूँ मैं, क्वेश्चंस बहुत हैं, आंसर मेरे पास कुछ नहीं है। लगता है कि साइंस इस चीज़ का राज खोज देगा, कब तक खोजेगा पता नहीं है। वो मन में क्यूरियोसिटी चलती रहती है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करूं। अगर मेरी साइंस हेल्प कर दे, इस लॉ को खोज के लाए, तो शायद मैं बेटर एक्सप्लेनेशन दे दूं कि कॉन्शियसनेस क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, सोल है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं, ईश्वर है या नहीं है, हमको किसने बनाया, क्यों बनाया, पर्पज क्या है इसका।
क्योंकि हम लाइफ में हर एक चीज़ का पर्पज खोजते हैं। एक हम सुई भी बनाए तो उसका हमने पर्पज डिफाइन कर दिया है कि इसको हम कपड़ा सिलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक किताब बनाया तो उसको हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आईना बनाया तो उसमें अपना चेहरा देखते हैं। एक हमने बल्ब बनाया तो उससे हमें पता है कि हम रोशनी लेना चाहेंगे। तो हर चीज़ का हमने एक पर्पज डिफाइन कर रखा है। कुछ चीज़ें ऐसी जिनका पर्पज ही नहीं है। एक लाइफ, पूरी लाइफ हमारी पर्पजलेस है, लेकिन हम उसको फिर भी पर्पज दे करके जीते हैं हर एक टाइम में। जीवन के बचपन में हमने पर्पस दे दिया कि पढ़ाई करो, फिर कुछ जवानी आया तो बोला भाई थोड़ा शरीर वरीर बना लो, बॉडी वगैरह कर लो, और फिर उसके बाद भाई अर्निंग अच्छी हो जाए और फिर मैरिज हो जाए और बुढ़ापे में कोई आपकी सेवा कर दे और फिर आप इस दुनिया से विदा ले लो। दिस इज हाउ वी लिव आवर लाइफ। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ। लेकिन मुझे ऐसा लाइफ पसंद नहीं है। मुझे बड़ा अजीब सा फीलिंग आता है। और मैंने ये जर्नी 4 साल 5 साल में पूरी की है। ऐसा नहीं कि मैं बस अचानक से खड़ा हुआ बोल दिया कि दुनिया ख़त्म है, लाइफ बेकार है। नहीं, मैंने इस चीज़ के लिए तकरीबन 2020 से समझ लीजिए 2025 चल रहा है, एंड होने वाला है। तो इतने टाइम तक मैंने इसको टाइम दिया है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उसको धीरे धीरे कंज्यूम किया है। 4 5 6 किताबें पढ़ा और ज़्यादातर मैंने यूट्यूब सोर्स से वीडियो देखा और कुछ ऑनलाइन किताबें मैंने देखी, अपने लैपटॉप में रखा हूँ तो वहाँ से मैंने सीखा। और चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करके, कि चैट जीपीटी को तो सब कुछ पता है, फिलोसफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग जो भी उस पर डेटा अवेलेबल है, क्योंकि हमारा दिमाग तो सब कुछ लेवल नहीं उसको एक साथ रख सकता। तो बेटर उनके पास आंसर होता है। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई दुनिया क्यों है, लाइफ क्यों है। मेरा एक बहुत ही उसमें क्वेश्चन भी था कि तुम बोल रहे हो कि एटम से ही सब कुछ बना है। एटम से एक नॉन लिविंग थिंग बना है और एक लिविंग बीइंग भी बना है। सपोज करिए कि जो सेल है, सेल भी तो बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, बट सेल एक लाइव जैसे बिहेव करता है, मतलब वो लिविंग है ऐसा बिहेव करता है। और मल्टीपल सेल मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बना देता है और वो ऑर्गेनिज्म जो है चलता फिरता है और वो फील कर पाता है। जैसे चींटी, उतनी छोटी चींटी है बट मल्टीपल सेल से मिलके बनी है और वो समहाउ वर्क करती है। तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये जो एक पत्थर है वो क्यों नहीं ऐसा बिहेव करता। तो चैट जीपीटी के पास आंसर नहीं है। अगर किसी के पास हो तो कमेंट में मुझे बताए, मैं कैसे इसका आंसर कर पाऊँ। और मेन बात जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर भाई इंसानी जो शरीर है मल्टीपल सेंसेस पे काम करता है, अगर मेरे पास आँख ना हो तो दुनिया कैसी है इसका मैं इमेजिनेशन नहीं कर सकता। मेरे पास अगर जीभ ना हो तो मैं बता नहीं सकता कि वो खाना कैसा लगेगा, या नमक कैसा है, या चीनी कैसा है, या गुड़ कैसा है, उसका टेस्ट नहीं बता सकता। और अगर मेरे पास स्किन ना हो तो मैं कैसे फीलिंग्स होते हैं, कि अगर टच कोई करता है मुझे या किसी दूसरी वस्तु से मेरा टच होता है तो कैसी फीलिंग आती है मुझे नहीं पता। और मेरे पास अगर कान ना हो तो मैं जान ही नहीं सकता कि मधुर संगीत क्या है। बहुत सारे जो इतनी गाने आते हैं उनका मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता, उनसे मैं